तो दोस्तों इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का ये सेकंड टॉपिक है हमारा ऑनलाइन कंटेंट का विनियमन। ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन सुर्खियों में क्यों है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील कंटेंट की स्ट्रीमिंग के लिए कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। इसके अन्य संबंधित तथ्य क्या है? मंत्रालय ने निम्नलिखित कानूनों के तहत इन प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, आईटी अधिनियम 2000 तथा सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021। रणजीत डी उदेसी बना महाराष्ट्र राज्यवाद 1965 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अश्लीलता के मद्देनजर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में जो कि दिया गया है पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऑनलाइन कंटेंट का विनियमन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सामाजिक पहुंच और प्रभाव। भारत में 950 मिलियन से अधिक लोगों की इंटरनेट तक पहुंच है। ऐसे में अविनियमित कंटेंट समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित कर सकता है। गलत कोई मैसेज हो सकता है, अश्लील मैसेज हो सकता है, तो लोगों तक जा सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग मोबाइल से कनेक्टेड हैं, सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं। हिंसा और हिंसक व्यवहार पर रोक लगाना। उदाहरण के लिए 2010 के एक अध्ययन में पोर्नोग्राफी वीडियो का विश्लेषण किया गया तथा यह पाया गया कि लगभग 90% दृश्यों में शारीरिक आक्रामकता दिखाई गई थी। एक कारण ये भी रहा उसको विनियमित करने का। सुभेद वर्गों की सुरक्षा। बच्चे, महिलाएं, अल्पसंख्यक ये सुभेद वर्ग में आते हैं। तो कम उम्र में अश्लील कंटेंट के संपर्क में आने से बच्चों में रिश्तों के बारे में समझ बिगड़ सकती है और सेक्सुअलिटी की समझ विकृत हो जाती है। महिलाओं में क्या है? ऐसा कंटेंट अक्सर महिलाओं को वस्तु की तरह प्रस्तुत करता है जिससे लैंगिक असमानता और महिलाओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा मिलता है। अल्पसंख्यक, उदाहरण के लिए ऑनलाइन हेट स्पीच समाज में दरारें गहरा कर सकते हैं और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा एवं अधिकारों को जोखिम में डाल सकते हैं। अब नैतिक अनिवार्यता क्या है? अशोभनीय कंटेंट का अनियंत्रित प्रसार सामाजिक मानदंडों, मूल्यों, पारिवारिक संस्थाओं आदि को प्रभावित कर सकता है, इसलिए नैतिक अनिवार्यता जरूरी है। समाज को हानि क्या है? उदाहरण के लिए 2021 की भूली बाई ऐप घटना जहां महिलाओं की तस्वीरों पर ऑनलाइन नीलामी की गई थी। जेएस मिल का हानि सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तब तक सीमित करने की अनुमति देता है जब इससे दूसरों को हानि पहुंचती है या सामाजिक कल्याणों में गिरावट आती है। मनुष्य एक साधन के रूप में ऐसा कंटेंट जो लोगों को यौन रुचि तक सीमित कर देता है कांट के निपरवाद कर्तव्यादेश के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। यह सिद्धांत मानवता का एक साध्य के साधन के रूप में उपयोग करने को नकारता है। असमान प्रभाव। इंडियन पॉलिसी फाउंडेशन के अनुसार निम्न आय वाले लोग और जिनकी डिजिटल साक्षरता कम है वे अश्लील कंटेंट के संपर्क में अधिक आते हैं। अश्लील कंटेंट के विनियमन के लिए विनियामकी फ्रेमवर्क क्या है, ये देख लेते हैं हम लोग। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इसमें क्या कहा गया है? धारा 67 एवं धारा 67A मतलब कि 67 एवं 67A ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील कंटेंट के प्रकाशन और प्रसारण को नियंत्रित रखते हैं। जो सूचना प्रौद्योगिकी का जो धारा 67 है और 67 है ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील कंटेंट के प्रकाशन और प्रसारण को नियंत्रित करता है। धारा 69A यह केंद्र सरकार को विशिष्ट आधारों पर सूचना तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के निर्देश का अधिकार देती है। धारा 79 क्या करती है? ओटीटी प्लेटफॉर्म सहित मध्यवर्तियों को तृतीय पक्ष कंटेंट के प्रति जिम्मेदारी से सुरक्षा कवच प्रदान करती है। हालांकि यदि वे सरकारें ये सूचना मिलने पर अवैध कंटेंट हटाने में विफल रहते हैं तो यह सुरक्षा वापस ली जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आईटी नियम 2021 ये क्या कहता है? ये डिजिटल न्यूज मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन रखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2030 की धारा 294 में क्या है?
यह संहिता अश्लील शब्द को परिभाषित करती है और ऐसे कंटेंट के प्रसार को अपराध घोषित करती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित कंटेंट भी शामिल है। नेक्स्ट क्या है? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, पॉस्को 2012। यह अधिनियम बाल अश्लील कंटेंट की बिक्री और वितरण को अवैध घोषित करता है। महिला अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986। यह महिलाओं के अश्लील चित्रण वाले कंटेंट के प्रकाशन और वितरण पर प्रतिबंध लगाता है। कंटेंट को विनियमित करने में आने वाली चुनौतियां कौन कौन सी हैं, उनको देख लेते हैं। विनियामकी चुनौतियां, विनियामकी ओवरलैप। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आईटी, जो कि आईटी नियम बनाता है, तथा सूचना प्रौद्योगिकी ब्यूरो जो कंटेंट का पर्यवेक्षण करता है, सूचना प्रौद्योगिकी ब्यूरो है जो कंटेंट का पर्यवेक्षण करता है, के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट विभाजन न होने से तालमेल की कमी होती है। दोनों के बीच में स्पष्ट तालमेल नहीं हो पाता, जिससे कि विनियामक ओवरलैप हो जाता है इसमें। परिभाषाओं में व्यक्तिपरकता, उदाहरण के लिए अश्लीलता की अलग अलग व्याख्या की जा सकती है और इससे सरकार द्वारा मनमाने कदम उठाए जा सकते हैं। तकनीकी संबंधी चुनौतियां, एंड टू एंड इंक्रिप्शन और गोपनीय सुविधाएं बिना किसी जांच के अवैध सामग्री के प्रसार की अनुमति देती है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम उपयोगकर्ताओं को एक फीडबैक लूप में फंसा देते हैं, यानी यदि कोई उपयोगकर्ता गलती से आपत्तिजनक कंटेंट देख लेता है तो एल्गोरिदम और ऐसे कंटेंट का रिकमेंडेशन करने लगता है। तो जो एल्गोरिदम है फिर और ऐसे कंटेंट का रिकमेंडेशन करने लगता है कि जिस तरह के वीडियो आप देखते हैं फिर उसी तरीके के वीडियोस आना शुरू हो जाते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन, उपयोगकर्ताओं को विनियामकी निगरानी से बचने में सक्षम बनाते हैं, जिससे उन्हें प्रतिबंधित वेबसाइट और कंटेंट तक पहुंच मिलती है। रचनात्मक स्वतंत्रता, प्रतिबंध और कठोर विनियमन रचनात्मक स्वतंत्रता को बाधित कर सकते हैं तथा अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए फायर जैसी फिल्मों पर लगाया गया प्रतिबंध, एक फायर मूवी थी, शायद समलैंगिकता पर आधारित फिल्म थी ये फायर। आगे की राह क्या है? बहुहितधारक परामर्श, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, कंटेंट क्रिएटर्स आदि के साथ परामर्श किया जाना चाहिए ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक संवेदनशीलताओं के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। प्रौद्योगिकी का उपयोग, ओटीटी प्लेटफॉर्म स्वचालित प्रोफेनिटी फिल्टर, जिसको अभद्र भाषा फिल्टर कहते हैं, यूजर्स रिपोर्ट आधारित कंटेंट स्कैनर और एआई संचालित कंटेंट विश्लेषण जैसे साधनों का उपयोग कर सकते हैं। स्व विनियमन को मजबूत करना, कंटेंट मानक तैयार करने और लागू करने के लिए उद्योग आधारित विनियामकी संस्थाओं को सशक्त बनाना चाहिए। इससे सरकार के सीधे हस्तक्षेप की आवश्यकता कम होगी। यूरोपीय संघ का ऑडियो विजुअल मीडिया सर्विसेज डायरेक्टिव पारंपरिक प्रसारण मानकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक विस्तारित करता है, जबकि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के माध्यम से मजबूत गोपनीयता सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है।